जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। और दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से सुने, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे थॉट क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल लोगों का ये है, हमारे बच्चों का, खुद हमारे बच्चों का। जो बच्चे अभी डीजे पे नाचने लगे और उन बच्चों को लगता है कि कभी शादी में, कभी पेन कारण में, कभी अपने पेन राउंड में, अपने पेन कड़ा पे, जब हमारी स्त्रियाँ, जब हमारे लोग, कोई मांदर बजाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई बुजुर्ग औरत आके एक पाटा गाती है गोंडी में, इन बच्चों को बोरिंग लगने लगता है ये सब। और बोरिंग लगने के कारण वो कहते हैं चुप रहिए, हम डीजे पे नाचने वाले हैं, आपका ये सिस्टम अच्छा नहीं है। जब हमारे समाज के बच्चे ऐसे कहेंगे तो बाकी समाज तो उनको पता है कि इनको मानना ही नहीं है। सीधे तौर पर बात यह आती है कि ये क्यों, किस लिए किया जाता है, ये बच्चों को पता ही नहीं है, इसलिए बच्चे उनको नकारते हैं। बच्चों की गलती नहीं है। बच्चे आज की जनरेशन में बाकी लोगों को चकाचौंध को देखकर अपने कल्चर सभ्यता को धीरे धीरे भूल रहे हैं। और जब तक उनको इसका महत्व बताया नहीं जाएगा तब तक बच्चे इसको सीरियसली लेंगे नहीं। तो इसलिए आज दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए है कि ये क्यों, कैसे, किस लिए किया जाता है, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। को इमेजिन करना है मेरे साथ उस मंजर में चलना है जिस मंजर में इंसान की उत्पत्ति हुई है, धीरे धीरे सभ्यता बन रही है, इंसान बढ़ रहे हैं। उस काल में ना ही कोई टेक्नोलॉजी विकसित है, गांव बसे हैं, नार बस गए हैं। अगर उसके पहले का हम सोचेंगे, गांव बसने के पहले का, तो एक इंसान को व्यक्त होने के लिए किसकी ज़रूरी है, किसकी ज़रूरी है? मैं क्या कह रहा हूँ, व्यक्त कैसे होगा इंसान एक दूसरे के साथ? साउंड निकालेगा। और वो कहाँ से सीखेगा? बच्चा, आपका बच्चा जल्दी तब बोलने लगता है जब आप वो छोटा होता है, तब उसके सामने आप बड़बड़ करते हो, आप हर एक एक्सप्रेशन उसको दिखाते हो। कभी हैप्पी होते हो, कभी सैड होते हो, कभी गुस्सा होते हो। बच्चा वो कलेक्ट करता है आपके इमोशंस। पहले, सबसे पहले कोई भी जीव कलेक्ट करता है इमोशंस और उसके बाद वर्डिंग सीखता है। आदिम समुदाय में ये जो निर्माण होने से पहले यहाँ के लोगों ने सबसे पहले इमोशन को कलेक्ट किया। प्रकृति के हाव भाव मैंने देखा ना, मैं बताता हूँ हमेशा प्रकृति के स्वभाव। प्रकृति कभी जोरों से हवा आने लगता है तो कभी हवा बंद हो जाता है, कभी बादल गरजते हैं, कभी बहुत जोर की बारिश होती है, तो कभी बहुत कड़ी धूप निकलती है। कोई एक प्राणी है, कोई एक पक्षी है, अगर उसको हम ध्यान से देखें, रोज देखें उसके हाव भाव को, कभी वो आर्त स्वर से चित्कारता है तो कभी वो खुल के नाचने भी लगता है। उसके हर एक इमोशन में, हर एक उसका अलग आवाज होता है, अलग स्वभाव होता है। और इसी को आपके स्कूल पाठ्यक्रम में नवरस कहा गया है, जिसे इमोशंस कहते हैं हम लोग, वो नवरस कहा गया है। और वो कहीं ना कहीं सृष्टि में है, और वहाँ के लोगों ने उसका निरीक्षण किया, किसी प्राणी का, किसी पक्षी का, किसी पेड़ का, सृष्टि में रहने वाले हर बदलाव का उन्होंने निरीक्षण किया। तब उन्हें समझ में आया। वर्डिंग तो बाद में आई, पहले इमोशंस आए, भावनाएं आई, और इस भावनाओं के तले इंसान भी व्यक्त होने लगा और धीरे धीरे ये शब्दों में बन जाने लगा। गोंडियनों के इतिहास में जब बात करेंगे हम भाषा की, गोंडी भाषा, दोस्तों देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ जुडिशियल और नॉन जुडिशियल, मानव निर्मित और निसर्ग निर्मित। गोंडी भाषा प्राचीन भाषा इसलिए भी है कि उसमें जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अनुसार वर्डिंग है। डीपली समझाता हूँ मैं आपको। गोंडी में भात को घाटो कहते हैं, ठीक है, घाटो कहते हैं। जब आप एक चावल पानी में डालकर चूल्हे पे रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद उसका आवाज गट गट आता है। कैसे आता है? गट गट। और इसको घाटो कहते हैं। जो ध्वनि साउंड है उसके अनुरूप शब्द बना है। समझ रहे हैं आप? इसलिए हम प्रकृतिवादी हैं कि हमारे भाषा में जो शब्द है, वो शब्द को अगर आपने नहीं सुना कभी, आपको पता भी नहीं है उसका अर्थ, लेकिन आप जब वो शब्द सुनते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसा वर्ड हो सकता है। बिल्कुल, ये ऐसा वर्ड हो सकता है, और आपका 99% सही भी बैठता है, वो उसी समकालीन शब्द निकल जाता है। ये है गोंडी भाषा। और गोंडी भाषा के शब्द जो है वो प्रकृति से रिलेटेड है। गोंडी भाषा की जब
लिपि बनने वाली थी या उनके व्यंजन बनने वाले थे, तब शंभू शेख के गोइंदांडी, जो आप डमरू कहते हैं, हम गोइंदांडी कहते हैं, गोइंदांडी से जो स्वर निकले उसमें भी सप्तसुर होते हैं। हर चीज़ में सप्तसुर होते हैं अगर हम ढूंढेंगे तो। गोइंदांडी के अडांग मडांग अडांग तडांग यहाँ से शुरू हुआ। जैसे आपका अ आ ई ए बी सी डी होता है, यहाँ से गोंडी शुरू हुई और गोंडी इतनी प्रगल्भ हुई कि आप अगर गोंडी के शेड ढूंढना चाहते हैं तो आपको हर स्टेट में घूमना पड़ेगा। हर स्टेट में अलग अलग तरीके की गोंडी आपको नज़र आएगी। आप अगर उस पर PhD करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, भाषा का महत्व इसलिए है कि कोई भी कल्चर तब तक जिंदा रहता है जब तक उसकी भाषा जिंदा रहती है। और मैं जितना बता रहा हूँ, कोई कमेंट करेगा राहुल भाई आपको भी पूरी नहीं आती। अध्ययन शुरू है दोस्तों, मैं भी आपके जैसे ही स्कूल कॉलेज में बाहर शहरों में पढ़ा हूँ। जब से शुरू किया है, ढूंढने की कोशिश है, उसको समझने की कोशिश है, तो मैं भी आपके साथ ही आपकी लाइन में खड़ा हूँ। दूसरी बात यह है कि पाटा डांका रुंजी। देखिए दोस्तों, जब एक ऐसा काल है, पाषाणकालीन है, कि नार बसे हैं, गाँव बसे हैं, लेकिन उन्होंने एक एक खोज की है। किसी ने आग खोजी है, किसी ने धातु कैसे बनता है उसको कैसे बनाते हैं इसको खोजा है, किसी ने ये कहा है कि नहीं पेड़ की टहनी को मैंने लगाया तो वो जिंदा हो गया। अभी ये मैं मेरे 10वीं पीढ़ी तक कैसे पहुंचाऊँ? एक राजा था, शूरवीर था, अपने लोगों के लिए उसने जान दे दी। इसकी कहानी में वहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ? ना मैसेज है, ना बुक है, ना पेन है, क्या है, ना लिपि भी है। फिर ये इतिहास कैसे पहुँचाएंगे? इसके लिए हमारा सिस्टम है पाटा डाका रुंजी, गायन वादन नृत्य और अभिनय। देखिए, गायन वादन नृत्य और अभिनय, इसमें यहाँ के ट्राइबल लोगों ने अपना इतिहास ऐसे टेक्नोलॉजी से पिरोया कि कितने भी हजार साल होने के बाद आज भी हमारे पाटों में वो इतिहास है। आपको पता है, एक उदाहरण देता हूँ। जब साइंस के कुछ थॉट टीचर हमें बताते हैं ना, वो ज़्यादा याद नहीं रहते या याद करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। लेकिन किसी मार्केट में एक नई फिल्म आई और उसका गाना बजने लगा है, परम सुंदरी वगैरह वगैरह, तो ये जल्दी याद हो जाता है। जैसे गाना सुनेंगे आप मूवी का नाम बता देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ताल लय में होता है वो जल्दी याद होता है, ये फैक्ट है। और इस फैक्ट को हजारों साल पहले आपके पुरखा के पुरखा ने समझा कि मैं उनको ग्रंथ लिख के दूंगा, वो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं उसको किसी में संकेत के द्वारा दूंगा, वो ज़्यादा नहीं, लेकिन उस कंसेप्ट में मैंने सपोज मेरे पुरखा ने क्या किया कि एक कलम डार लगाई और उसका पेड़ बना। अरे, एक टहनी को गाड़ दिया और पेड़ बन गया। ये मैसेज आने वाले जनरेशन तक पहुंचाऊंगा तो आने वाली जनरेशन ज़्यादा पेड़ लगाएगी। इसको कैसे पिरोएंगे? इसमें कर्मा नाम का एक पंडुम आया, उसमें एक पाटा भी आता है, बहुत सारे पाटे हैं अपने अपने एरिया में, बहुत सारे। उस पाटे में लिखा रहता है कि उसको कैसे लगाना है, उसकी सेवा कैसे करनी है और कितने दिन में वो आएगा। अभी ये मैंने अगर चैप्टर लिखा और व्हाट्सएप पे भेज दिया तो किसी 4-5 दिन चलेगा और 6वें दिन गायब हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको सॉन्ग के तरीके से, गाने के तरीके से बनाया, उस पर एक चाल बनाई, रेना रे रेना, जो गुंजारा होता है ज़्यादा, रेला रेला रेना रे रेना, ये जो साउंड आते हैं ये साउंड है भूंगे से लिया हुआ। जैसे भूंगा पहले फूल पर बैठता है, थोड़ा सा उसका रस पीता है, दूसरे फूल पर बैठता है, थोड़ा सा पीता है, तीसरे पे जाता है, थोड़ा पीता है और फिर से पहले पे आता है। यहाँ का ट्राइबल डांस भी आपको वैसे ही नज़र आएगा, पहला दूसरी तीसरी स्टेप से फिर रिटर्न, और ये राइट टू लेफ्ट होके घूमता है। राइट टू लेफ्ट होके घूमना भी यहाँ के प्रकृति को एक सम्मान देना है, क्योंकि प्रकृति राइट टू लेफ्ट ही ज़्यादा करवट लेती है। आप बेल की उदाहरण दें, आप पृथ्वी का उदाहरण दें। तो दोस्तों, जैसे हमने एक गाना लिखा, उसमें इतिहास है, उसको चाल लगाई, उस पर वाद्य बज रहा है और उस पर एक विशिष्ट डांस हो रहा है, तो क्या होगा कि ये हमारे आने वाले बच्चों पे जल्दी ये होगा कि गाना भी लय के साथ है तो वो जल्दी याद रहेगा। जब आप वैसा डांस करेंगे तो उसके साथ आपको गाना भी याद आ जाएगा, और आप अपने अगले जनरेशन को, और वो अपने अगले जनरेशन को, और वो अपने अगले जनरेशन तक यहाँ तक पहुँचा है, जिसे हम पाटा डाका रुंजी कहते हैं। और जो स्त्रियाँ, गाँव की स्त्रियाँ किसी त्यौहार में गाने गाती है, उनके गानों में इतिहास भरा होता है।
अगर हम आज की जनरेशन उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमें ये सिर्फ लोग वीडियो में दिखेंगे। और आपको बता दूं, लाखों पाटे हैं, लाखों। इस लाखों पाटों को एक किताब में संजोए कर रखना मुश्किल है। अब नहीं एक तिरुमल मोतीराम कंगाली सब या रंगेल भलावी जी या 2-4 साहित्यिक मिलकर पूरे कोयतुर लोगों के पाटे नहीं संजोए रख सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक स्त्री को कम से कम 50 से 60 पाटे आते हैं। वो अनपढ़ है लेकिन उसको पाटे आते हैं और उसको पता ही नहीं कि उसके पाटों में बहुत सारा इतिहास भरा है। और उस पाटे को कभी वो एकांत में समझती हैं, कभी चाहते पे बैठ के, तो कभी एकांत में समझती है, तो वो अपने बच्चों को बताती है ऐसा ऐसा इतिहास है तेरा। ये सिस्टम ट्राइबलों की है। और दोस्तों ये सिस्टम ऐसी है, ना ही बुक, ना ही पेन ड्राइव, ना ही कोई मेमोरी कार्ड, फिर भी इतिहास दौड़ा चला है। तो दोस्तों आपके पुरखाओं ने जो पाटा, डाका और ऊंजी का सिस्टम बनाया, बहुत ही बेटर बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया। सिर्फ इसको समझना है और जो भी स्त्री हमारे यहाँ गाती हैं उसको कैमरे भी कैद करना है, उसको प्रोत्साहन भी देना है। क्या करना है? प्रोत्साहन भी देना है। महाराष्ट्र में भजन एक सिस्टम तुकडोजी महाराज का जब विलुप्त होने के कगार पर आने लगा, तब यहाँ के लोगों ने उसको बचाने के लिए उसका कंपटीशन रखा। और आज महाराष्ट्र के विदर्भ में जगह जगह पे भजन का कंपटीशन होता है। इससे क्या होता है कि एक बच्चा आकर्षित हो रहा है, इस भजन की फील्ड में आ रहा है, वो अपनी कला दिखा रहा है, बख्शिश भी ले जा रहा है और आने वाली जनरेशन तक ये भजन पहुंचा भी रहा है। कुछ ऐसा करने की ज़रूरत आज गोंडियन कोयतुरों को है, क्योंकि धोती वाला कंसेप्ट, जो धोती लगाते हैं ना, ये 10-20 सालों में ये लोग कम हो जाएंगे और फिर धोती लगाने वाले आपको दिखेंगे नहीं। जो स्त्रियां अनपढ़ होने के कारण भी आज पाटे गा रही हैं, वो स्त्रियां 10-20 सालों के बाद आपको नहीं दिखेंगी। तो आने वाले जनरेशन में पाटे कौन गाएगा? जो पटारी लोग हैं, जो पाटाड़ी लोग हैं, जो बजा के पाटे गाते हैं, उनकी भी संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। उनमें भी ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने कल्चर की तरफ देख नहीं रहे हैं। समस्या ये है कि आपके पास आपका कस्टम नहीं रहेगा तो काहे के आप ट्राइब हो गए। इसलिए हंसना नहीं है। जो भी बच्चा अपने बच्चे, बूढ़ी औरत जो पाटा गाती है उसकी मजाक उड़ाना, उसकी खिल्ली उड़ाना, ये आपको शोभा नहीं देता। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कंसेप्ट और श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी ये है आपकी जो पाटा, डाका, रुंजी है, जिसके माध्यम से हम चलते हैं। आपको पता है, मैंने एक वीडियो में बताया था, मेरे गांव में अगर किसी कोने में बाजा बजता है तो मैं घर से ही बता सकता हूँ उसके घर में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी आपके पंडुम है, जितने नेंग है, उस नेंग के अनुसार वाद्य भी है, उसके ठेके भी है, उस पर भी बहुत बड़ा रिसर्च है। गाने की पद्धति, पाटा कैसे होता है, ये सभी चीज़ें आपको हमारे कल्चर में मिलेंगी। जो आप नवरस कहते हैं, इमोशंस, वो इमोशंस के पाटे भी हमारे कल्चर में मिलेंगे। दोस्तों कहना यही चाहूँगा कि लोग समझते नहीं हैं और इसको जल्दी जज करते हैं। ये उन लोगों का है, अनपढ़ लोगों का है, हमको समझ में नहीं आता, ये हो गया, हम डीजे पे नाचेंगे, ये करेंगे। आप नाचो, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप किसी समाज की, किसी सभ्यता को गलत नहीं रह सकते, क्योंकि आप उनकी नींव तक पहुँचते ही नहीं हैं। तो दोस्तों सभी मेरे समाज के और समाज के बाहर के उन सभी लोगों को एक ही कहना है कि ये हमारा कस्टम है और बहुत ही श्रेष्ठ कस्टम है, बहुत ही श्रेष्ठ सभ्यता है हमारी, जिसमें हर एक हमारे पुरखा ने इस प्रकृति को समझने की कोशिश की और समझा के हमारे तक लाने की कोशिश की। तो दोस्तों इसको संजोए रखना है, हमें गोंडी भाषा जल्दी से जल्दी अवगत करानी है, सीखनी है। अगर फिर भी हम शहरों में रहते हैं, इसको अगर बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पाटाओं का कलेक्ट करके हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो अभी लगकर गोंडवाना के मोमेंट में आ रही है, उनसे निवेदन है आप भी अपने माताओं से, दादी से जो भी पाटे हैं वो लिखें, उसको याद करें और प्रोग्राम पर नए बच्चे अपने पाटे गाने की कोशिश करें। क्या होता है, हम जब मैं किसी स्टेज पे जाता हूँ तो स्वागत गीत वगैरह होता है, वहाँ पे गाते हैं, लेकिन वो मराठी, हिंदी में गाते हैं। मैं विनंती करूँगा, आपको थोड़ा सा हार्ड जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव करेंगे। हमारी जो बच्चियाँ हैं वो पाटा गाने को दिखेंगे और जो भी अच्छे संगठन है, मैं चाहूँगा कि
पाटा गाने वाले बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए आप थोड़ा सा कंपटीशन या ऐसे वैसे आयोजन कर सकते हैं, जिससे बच्चे पाटों की तरफ आकर्षित हो और ये पाटे बचे रहें। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं बताने लगता हूँ तो बहुत लंबा जाता हूँ। तो कहना यही है कि जो हमारी पाटा डाका रुंजी परंपरा है, सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण परंपरा, इसको बचाए और इसको आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।